हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन जो लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपन ने 7-8 वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो वीडियो सेशन है आपके एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। यहाँ उन्हीं बातों का अपन डिस्कस कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दूसरी चीज, वीडियो है वो आपके हिंदी और इंग्लिश, मोस्टली आपके हिंदी लैंग्वेज में ही है, क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज आए थे कि सर लैब असिस्टेंट के लिए आप हिंदी में ही पढ़ाना, क्योंकि बच्चों का मोस्टली बैकग्राउंड हिंदी वाला है। ठीक है, क्योंकि 12th पास बच्चे ही हैं, तो अभी तक यूजी पीजी के बच्चे हों तो फिर भी इंग्लिश से थोड़ा डील कर लेते हैं, बट 12th वाले बच्चे ही हैं मोस्टली, तो इसके लिए ये वीडियो सेशन भी आपके लिए टोटल हिंदी में है। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उन लेक्चर्स को देखना। ठीक है, आज की जो अपनी क्लास है वह आपकी जेनेटिक, जो आपकी आनुवंशिकी है उसकी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि वो शब्दावलियां जो आप आनुवंशिकी के अंदर बार बार यूज करते हो। तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि आनुवंशिकी शब्दावली। ठीक है, जो तकनीकी शब्दावली है वह आपकी आनुवंशिकी शब्दावली। ठीक है, जैसे कारक क्या हो गया, युग्म विकल्प क्या हो गया, प्रभाविता क्या है, समयुग्मनजी क्या है, ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको पिछले वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप जो अपनी लेब असिस्टेंट की प्लेलिस्ट है वहां जाना। वहां पे आपके अंतःस्रावी हार्मोन, कोशिकांग, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका, पार्श्व तंत्र क्या है, कोशिका सिद्धांत, ये सारे वहां पे अपन ने अपलोड कर दिए, तो वहां जाके इनको देख सकते हो। ठीक, अब आज अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ अपन जो 25-30 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में अपन देखेंगे कि मेंडल के तीनों नियम और मेंडल के जो अलग अलग नियमों के अनुपात थे क्रॉस के, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जेनेटिक्स। ठीक है, जो आनुवंशिकी का अध्ययन हो गया। ठीक है, ये तो आपका सिंपल, जो अपन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन आनुवंशिकी के अध्ययन की बात करते हैं। ठीक है, पूरी बातें जो भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, उन सबको अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। आनुवंशिकी के अंदर आपकी पहली परिभाषा एक आती है वंशागति। इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स से जो संतति में स्थानांतरण हो रहा है जीनों का, वो कहलाता है आपका आनुवंशिकी। तो ये कह सकते हैं कि विभिन्न गुणों को उत्पन्न करने वाले, विभिन्न गुणों को उत्पन्न करने वाले कारकों का, कारक का मतलब यहाँ पे क्या है, जीन, कारकों का जनकों से, जनक मतलब पेरेंट्स से संततियों में स्थानांतरण। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं क्या अपन, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये चीज होगी यहाँ से आपकी जेनेटिक इनहेरिटेंस के। अपन यही पढ़ते हैं कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग जो आपकी प्रोजेनी है उसके अंदर गुणों का संचार कैसे होता है, वो सारी बातें। ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर अपने को मेंडल के नियम पढ़ने से पहले परिभाषाएं हैं वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देके उस फिर उसमें नीचे लैंग्वेज देते हैं कि ये इसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाएगा, इसकी कौन सी परिभाषा होगी, तो वो सब भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो परिभाषा है पहली है आपके फैक्टर। फैक्टर बोलूं या इसको जीन कहूं या इसको कारक। ठीक है, सिंपल समझो, यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक लक्षण का जीनों में आनुवांशिक संचलन करते हैं। ठीक है, आनुवांशिक संचलन करते हैं। दूसरी परिभाषा की बात करें अपन, युग्म विकल्प, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एलील। ठीक है, एक ही जीन है, अगर जैसे आपके पास एक जीन है, उस जीन के एक से अधिक कोई भी वैकल्पिक सदस्य है या उसका कोई फॉर्म है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। क्योंकि आपके एक जीन है उसके एक से ज्यादा विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर एक जीन के जो अधिक विकल्प है उसको बोलते हैं अपन एलील। तो एक जीन के
दो वैकल्पिक सदस्यों को जो एक ही गुण के विपरीत रूप उत्पन्न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? सिंपल कह सकते हैं इसको, एक जीन के अधिक विकल्प। ठीक है, वो गया आपका क्या? एलील। फिर आता आपका प्रभाविता। ठीक है, अब ये सारी चीजें अपन जब मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो वह काम आएगी। प्रभाविता क्या है, अप्रभाविता क्या है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में कोई एक जोड़ा है लक्षण का, उनमें से एक गुण है वो दूसरे गुण पर अपना प्रभाव डालता है, उसको बोलते हैं अपन क्या? प्रभावी। डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब हावी होना। तो एक जोड़े वाले लक्षण में से एक गुण दूसरे गुण पर प्रभाव डालता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रभाविता। ठीक है, यहां से सिर्फ आपको परिभाषा याद रखनी है एक बार। ठीक है, और जो नहीं डालता उसको अप्रभाविता। ठीक है, तो कारक हो गया युग्म विकल्प प्रभाविता। फिर आता है आपके समयुग्मनजी, विषम युग्मनजी। सम युग्मनजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको होमो जाइगस। ठीक है, जब एक जीन के दोनों सदस्य समान हैं तो उसको बोलेंगे अपन क्या? समयुग्मनजी। एक जीन के दोनों सदस्य समान तो उसको अपन क्या बोलेंगे? समयुग्मनजी। जैसे एक आपके पास कैपिटल टी मतलब लंबा, और दूसरा वाला भी कैपिटल टी, दोनों आपके पास में क्या है? दोनों समान है। या इसको स्मॉल टी लिखें तो ये हो गया आपका समयुग्मनजी, मतलब दोनों बराबर। फिर आता है आपका विषम युग्मनजी, पांचवी परिभाषा। इसको बोलते हैं हेटेरो। मतलब जब एक जीन के दोनों सदस्य आपस में समान नहीं है तो उसको अपन बोलेंगे विषम युग्मनजी। एक जीन के दोनों सदस्य असमान हो तो। ठीक है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया आपका विषम युग्मनजी। सिंपल सिंपल ध्यान रखना। समयुग्मनजी मतलब एक जीन के दोनों सदस्य सेम है। विषम युग्मनजी एक जीन के दोनों सदस्य असमान है। अगली परिभाषा की बात करें, नंबर 6। फिर आता है आपके फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया, जो अपन पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं अपन लक्षण प्रारूप। ठीक है। ठीक है, लक्षण प्रारूप का मतलब ये है कि आप किसी जीन को बाहर से जीव, कोई आपने प्लांट देखा है, कोई जीव देखा, उसको आपने बाहर से देख के ये बता दिया कि ऐसा दिख रहा है। आपने देखा कोई प्लांट लंबा तो आपने बोला कि लंबा है। अगर आपको दिखा कोई प्लांट छोटा तो आपने सीधा उसको बोला क्या? ये छोटा प्लांट है। तो आप सिंपल यहां से ध्यान रखना। फिनोटाइप की बात करें तो बाहरी अभिव्यक्ति, मतलब किसी भी जो लक्षण की आपको बाहरी रूप से आप देख रहे हो, ठीक है, बाहर से देख के बता रहे हो, तो वो हो गया आपका लक्षण प्रारूप। अगर मैं बात करूं जीनोटाइप, मतलब जीन प्रारूप, किसी जीव की आनुवांशिक संरचना देख के अगर आप बताओ, ठीक है, जीन प्रारूप इसको बोलते हैं। ठीक है, किसी जीव की आनुवांशिक संरचना, उसको बोलेंगे अपन क्या? जीनोटाइप। मतलब आपने कोई जीव देखा, उसको बाहर से देख के आपने सीधा बता दिया कि ये इसका गुण है, मतलब आपने बाहर से उसको देखा, वो कैसा दिख रहा था, मोर्फोलॉजी कैसी थी, वो आपका लक्षण प्रारूप। अगर आपने किसी जीव की आनुवांशिक संरचना देखी और फिर उसके बारे में डिटेल बताई तो वो हो गया आपका जीन प्रारूप। ठीक है, अगला गुण है अप्रभावी लक्षण। जैसे पहले प्रभावी था, अब अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी लक्षण एक चीज ध्यान रखना। कहाँ गया प्रभावी? ये रहा। यह ध्यान रखना, विषम युग्मक की अवस्था में भी प्रकट होता है। विषम युग्मक की अवस्था में भी प्रकट, और जबकि वह आपका अप्रभाविता है, केवल समजात अवस्था में प्रकट होता है। इस बात को कैसे समझेंगे?
समजात का मतलब ये हो गया कि अप्रभावी मतलब इस कंडीशन में, जबकि प्रभावित आपका वो इस कंडीशन में भी है और इस कंडीशन में भी है, दोनों में था वो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो किसी जीव की अगर आप जीन की बनावट के बेस पे कह रहे हो तो वो हो गया आपका जीन प्रारूप, और बाहर से देख के बता रहे हो तो लक्षण प्रारूप। अगली परिभाषा है संकरण। ठीक है, जब एक जनक के नर दूसरे जनक के मादा युग्मकों से संयोजित होकर संततियां उत्पन्न करते हैं तो उसको बोलते हैं संकरण। ठीक है, मतलब मेल फीमेल का जो आपस में पेयरिंग है उसको अपन बोलेंगे क्या, संकरण। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगली परिभाषा आपकी, फिर आता है आपका संकर, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में क्या था कि आपने दो अलग अलग जीवों का क्रॉस करवाया था। ठीक है, ये मतलब यही हो गया, दो अलग अलग जीवों का क्रॉस, दो विभिन्न प्रकार के जीवों का क्रॉस। इस क्रॉस से जो जीव आपको प्राप्त होंगे उसको बोलेंगे संकर। तो यहां ध्यान रखना, संकरण से प्राप्त जीव क्या कहलाता है, संकर। ठीक है, संकरण से प्राप्त जीव क्या कहलाएगा, आपका संकर। अगली परिभाषा है जनक पादप या जनक, जिसको बोलते हैं अपन, जब भी अपन आनुवंशिकी में क्रॉस करते हैं तो उसको अपन पी बोलते हैं, पेरेंट से। ठीक है, तो संतति उत्पन्न करने के लिए जिन पादपों में अपन क्रॉस करवाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, जनक पादप। तो संतति उत्पन्न करने के लिए जिन पादपों में संकरण करवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जनक पादप, मतलब पेरेंट्स। फिर आता है आपके पास में F1PD, मतलब संकरण के पश्चात जो प्रथम पीढ़ी है उसको बोलेंगे अपन F1 जनरेशन। संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी। F2 बोले तो संकरण के बाद दूसरी पीढ़ी। ठीक है, पहली थी उसको F1PD, दूसरी हो गई तो आपकी F2। फिर आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन कि एकल संकरण किसे कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। एक संकर क्रॉस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मतलब एक लक्षण के लिए किया गया जो क्रॉस है उसको अपने क्या बोलेंगे, एक संकर। एक लक्षण के लिए क्रॉस। ठीक है, या इसमें ऐसे बोले, ये ऐसे लक्षण को लिया जाता है जो सिर्फ एक जीन से नियंत्रित होता है। एक जीन के द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षण का चयन। तो एक जीन से जो नियंत्रित होने वाले लक्षण हैं उनको क्रॉस कराएं तो वो एक संकर, या अपन बोले कि एक लक्षण के लिए क्रॉस है तो आपका एक संकर। अगर बात करूं मैं द्विसंकर, तो मतलब सीधी सी बात है, दो लक्षणों के लिए। ठीक है, द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड, दो से अधिक। ठीक है, या दो लक्षणों का, दो लक्षणों को लेकर प्रयोग करते हैं तो उसको बोलेंगे द्विसंकर। मतलब द्विसंकर मतलब दो लक्षणों का प्रयोग। त्रिसंकर होता है तो तीन हो जाते, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है इसमें, अगली परिभाषा आपकी टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस हो गई। ठीक है, और एक होता है आपका बैक क्रॉस। तो आपको टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, इनकी परिभाषाओं को ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं अपन परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण। ठीक है, यहां ध्यान रखना, इसकी अपन सिंपल परिभाषा की बात करें
जो अगर अपन टेस्ट क्रॉस की बात करें, F1 को F1 पीडी है उसको अपन अप्रभावी लक्षण से संकर कराए तो F1 को अप्रभावी लक्षण से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको और अच्छे से लिखें। यदि आपको सीधा इतना ध्यान रखना है कि जो आपके पास में F1 जनरेशन है विषम युग्मनजी है, ठीक है, जैसे आपके पास में F1 मगर में ये आ रही है जनरेशन, अगर आप इसका रिसेसिव मतलब अप्रभावी इससे कराओगे क्रॉस तो उसको बोलेंगे अपन टेस्ट क्रॉस। ध्यान रखना, F1 जनरेशन का अगर आप अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव से क्रॉस कराओगे तो उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। सिंपल ध्यान रखना, ठीक है। F1 पीढ़ी से प्राप्त जो भी लक्षण है अगर आप उसका अप्रभावी रिसेसिव जो पेरेंट्स है उससे क्रॉस कराओगे उसको बोलेंगे अपन क्या, टेस्ट क्रॉस। अगर बात करूं बैक क्रॉस की, इसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण, ठीक है, संकर पूर्व संकरण। मतलब अगर आप F1 का किसी भी जनक से क्रॉस, मतलब आप F1 का या तो प्रभावी से कराओ या अप्रभावी से। सिंपल ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन पूछे कि टेस्ट क्रॉस क्या है तो आपका उत्तर होगा F1 का अगर अप्रभावी से रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस। अगर आप F1 का किसी भी जनक से क्रॉस कराओगे फिर चाहे प्रभावी हो या अप्रभावी उसको बोलेंगे अपन बैक क्रॉस। तो आपको ये चीज भी यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। मेन मेन चीजें हैं जहां से आपको परिभाषा ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। अगली परिभाषा आपको ध्यान रखनी है प्रबलता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपिस्टेसिस। मतलब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को प्रभावित करता है उसको बोलेंगे अपने क्या, प्रबलता। मतलब एक जीन क्या करेगा, दूसरे जीन का जो प्रभाव है उसको हाइड करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, प्रबलता एपिस्टेटिस। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, जिस एक जीन जो दूसरे जीन के गुण को, एक जीन जो दूसरे जीन के गुण की अभिव्यक्ति को रोकता है उसे परबल कारक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, परबल कारक। मतलब जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है उसको बोलेंगे परबल, और वह जीन जिसका प्रदर्शन नहीं होता है मतलब जिसका गुण है वो वहां पे दब जाता है, अभिव्यक्त नहीं होता, उसको बोलते हैं एबल कारक। जिस जीन का प्रदर्शन नहीं होता है उसे बोलेंगे एबल कारक। सिंपल समझो, ये जीन आपके पास टी है और ये जीन आपके पास टी है, ये जीन क्या करेगा, इस टी के प्रभाव को क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये जीन तो इसके प्रभाव को कम कर रहा है तो ये हो गया आपका परबल, और इस टी का कम हो रहा है तो ये हो गया आपका एबल कारक। तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगली परिभाषा है पूरक जीन। पूरक जीन जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन मतलब जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र जीन आपसी सहयोग द्वारा एक ही लक्षण को विकसित करके अभिव्यक्त करते हैं, विकसित करके अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन इनमें से इनमें से कोई भी जीन उस लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाता तो इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट जीन। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मिलकर ही गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
इनमें से कोई भी जीन उस लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाता, तो ऐसे जीन पूरक जीन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, आपके पास दो चीजें हैं, अगर वो दोनों साथ में है तो ही कोई काम चल पाएगा। अगर आपके पास मान लो एक चीज ए है और एक चीज बी है, अगर ये दोनों साथ में है तो ही आपका काम हो पाएगा। अगर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो काम नहीं होगा। मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इसको बोलेंगे अपन क्या, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, पूरक जीन। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगली परिभाषा ध्यान रखना, बहुविकल्पता। बहुविकल्पता, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म, जब एक जीन के एक से अधिक विकल्प जीन उपस्थित हो, अधिक विकल्पी जीन उपस्थित हो, मल्टीपल का मतलब क्या होगा, खूब सारे जीन उपस्थित हो, तो उससे बोलते हैं बहुविकल्पता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या इसे बोले, एक जीन के अधिक विकल्पी सदस्य। ठीक है, ऐसे जीन को अपन बहुवैकल्पिक जीन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल इसका हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मानव में मनुष्य रक्त समूह है, तो मनुष्य रक्त समूह किसका उदाहरण है, बहुविकल्पता का। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके हमेशा। ठीक है, तो ये थी आपकी मेन मेन कुछ परिभाषाएं। अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो आपके मेंडल के नियम थे। एक चीज और लिख दो, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, एक जीन के दोनों वैकल्पिक सदस्य में प्रभावी तथा अप्रभावी संबंध नहीं हो, तो वो हो गया आपका अपूर्ण प्रभाविता। अप्रभावी संबंध नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, बाकी अगली क्लास में अपन आपके जो भी मेंडल के नियम थे उसकी बात करेंगे, मेंडल ने कौन से लक्षण लिए उसकी बात करेंगे। ठीक है, वो लक्षण क्यों लिए, ठीक है, उसकी बात करेंगे। मेंडल के नियमों के अंदर अनुपात कितना कितना रहता है हर क्रॉस का, उसकी बात करेंगे। तो कुल मिला के अगली क्लास पे आपकी आनुवांशिकी पे होगी। तो ये परिभाषा की क्लास थी, इसका एग्जाम के लिए ध्यान रखना। जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप उसको जाके देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन। मिलते हैं कल अगली क्लास में।